नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज का आज हम प्रथम भाग शुरू करने जा रहे हैं। और प्रथम भाग के अंदर मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। विद्यार्थियों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारे राजस्थान के अंदर विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसके लिए उपयोगी प्रश्नोत्तरी रहेगी। दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी के साथ आप बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व करते रहें और सुनते रहें। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर, उन सवालों को आप अपनी कॉपी में आराम से बाद में लिख सकते हो। दे करके आराम से लिखो, ठीक है। दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी का मैं पहला प्रश्न शुरू करने जा रहा हूँ। और इस पहले क्वेश्चन के अंदर आप के सामने जो सवाल आया है और वो सवाल ये है कि समुच्चय राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में पहला कदम किस इतिहासकार द्वारा उठाया गया। सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि समुच्चय राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में पहला कदम किस इतिहासकार द्वारा उठाया गया। और आपके सामने जो ऑप्शन आए हैं वो है नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड, नंबर बी सूर्यमल मिश्रण, सी मुणोत नैन्सी और डी ऑप्शन डॉक्टर दर्शन शर्मा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपके सामने है मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी जिन्होंने राजस्थान के इतिहास लिखने की दिशा के अंदर सबसे पहला जो कदम उठाने वाला इतिहासकार था। और कहते हैं कि दोस्तों ये जो मुणोत नैन्सी है, ये मुणोत नैन्सी मारवाड़ रियासत के अंदर जो है मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, उनके दीवान थे यानी मंत्री थे। दोस्तों, कहते हैं कि मुणोत जो नैन्सी है, नैन्सी जिसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है, और ये अबुल फजल कहने वाला जो व्यक्ति था वो था मुंशी देवी प्रसाद। मित्रों, मुणोत नैन्सी की दो किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक किताब का नाम था नैन्सी विख्यात, और दूसरी जो किताब है वो है हमारी मुणोत नैन्सी की, जिसका नाम है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इस किताब का दूसरा नाम हम मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो सवाल ये है आपके सामने, वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल क्या लिखा है कि वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, यानी कि महाराणा कुंभा के लेखन की बात कर रहा है ये, कि भाई कौन सा जो है जो अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो आपके सामने ऑप्शन आपके सामने ए ऑप्शन, जिसके अंदर लिखा है कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का। दूसरा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। सी जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी। और डी ऑप्शन आपके सामने राज प्रशस्ति 1676। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सही आंसर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। मित्रों, विद्यार्थियों, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर राणा कुंभा की जो रचनाएं हैं, संगीत राज है, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, चंडी शतक के ऊपर जो टीकाएं हैं, उनके बारे में आप जो है जानकारी मिलती है। और कीर्ति स्तंभ वर्तमान के अंदर कहते हैं कि ये हमारे जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। विजय स्तंभ जो आपने सुना होगा, विजय स्तंभ के अंदर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। और इसकी जो रचना है, इसकी रचना की थी अत्रि, और उनके बेटे थे जिनका नाम था महेश, इन्होंने इसकी रचना की थी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं मित्रों। सवाल संख्या 3 नंबर जो सवाल है वो ये है कि ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। सवाल वापस ध्यान से सुने। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। यानी आपके सामने ये
कौन सी जगह के ऊपर जो है ये जो चीज़ें आपको दी गई है इस प्रश्न के अंदर भी प्रमाण है, दस्तावेज है, पत्थर है और हर चीज़ की तस्वीर, ये किस संग्रहालय के अंदर जो है आपको मिलेगी? तो ए ऑप्शन जिसका नाम है खेतरी महल झुंझुनू, बी राजस्थान राज्य एपिलिकाकार बीकानेर, सी बीकानेर संग्रहालय बीकानेर, और डी ऑप्शन आपके सामने है चंदन महल जोधपुर। विद्यार्थियों, इसके अंदर आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर। राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर विद्यार्थियों ये बीकानेर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी, 1955 में। विद्यार्थियों कहते हैं कि ये जो अभिलेखागार है ना, ये मतलब प्रथम अभिलेख है जो अपने दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से मतलब जो है वेबसाइट के माध्यम से जो है ई पोर्टल पर ये जो है प्रकाशित कर रहा है। अगले जो क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं और वो जो क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा 4 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, उस क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन है बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सवाल ध्यान से सुनना, बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है, यानी कि ये जो शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है? तो ए ऑप्शन चावड़ा वंश, बी ऑप्शन राठौड़ वंश, सी ऑप्शन चालुक्य वंश, और डी ऑप्शन जो है वो है गेड़वाल वंश, गेड़वाल वंश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके ए फॉर एप्पल रहेगा और वो रहेगा चावड़ा वंश। चावड़ा वंश दोस्तों बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ना, वो शिलालेख वर्तमान के अंदर जो है वो है आपके सिरोही के अंदर। सिरोही से मतलब जो है ये बसंतगढ़ का शिलालेख हमें प्राप्त होता है और वर्तमान में इसको अजमेर के म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है बसंतगढ़ शिलालेख को। और ये जो शिलालेख है 625 ईस्वी का शिलालेख है और इस शिलालेख के अंदर हमें जो है कहते हैं कि राजस्थानी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख अगर किसी मतलब जो शिलालेख में मिलता है तो वो किस में मिलता है? बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। विद्यार्थियों ये जो शिलालेख है इस शिलालेख के अंदर हमें राजस्थान के अंदर सामंती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। सामंती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला कोई अगर है शिलालेख तो वो बसंतगढ़ का शिलालेख माना जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 सवाल ये आपके सामने है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सवाल को वापस ध्यान से सुने। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके सामने जो ऑप्शन है ए डी.आर. भंडारकर, बी ए.सी.एल. कार्लाइल, सी एस.आर. राव और डी आपका ऑप्शन रहेगा विजय कुमार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉम्बे और ये रहेगा ए.सी.एल. कार्लाइल। ये अंग्रेज अधिकारी थे और इन्हें राजस्थान के अंदर पुरातात्विक संरक्षण कार्य करने में प्रारंभ करने का सबसे पहले जो है श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने जो है ये आप ध्यान से सुने। जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? सवाल क्या पूछा है, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ए ऑप्शन आमेर शिलालेख, बी ऑप्शन चीरवा शिलालेख, सी ऑप्शन बिजोलिया शिलालेख और डी ऑप्शन श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर ये है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख ये 1170 ईस्वी का शिलालेख है और ये वर्तमान के अंदर जो शिलालेख है वो है भीलवाड़ा जिले में। कहते हैं कि इस शिलालेख की जो रचना है ना, जैन जो श्रावक थे, जैन श्रावक लोलाक जब भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवा रहा था उस समय बिजोलिया शिलालेख की जो खुदवाया था और इसका जो रचयिता है वो है गुणभद्र इसका जो है रचयिता है। इस शिलालेख के अंदर
राजस्थान के जो प्राचीन जो स्थल है, प्राचीन जो जगह थी, उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे जाबालीपुर है, तो जाबालीपुर जो है ना, ये वर्तमान में इसको अपन बोलते हैं जालोर का क्षेत्र, जालोर, जाबालीपुर को जालोर। साकम्बरी, ये सांबर का क्षेत्र कहलाता है। सांबर जो है पहले जो है साकम्बरी का। और श्रीमाल, ये जो है भीनमाल का जो क्षेत्र है वो श्रीमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने दिया हुआ है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक का अर्थ है। सवाल, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक का अर्थ है। मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पूरा पाषाणकालीन युग, उच्च पूरा पाषाणकालीन युग और निम्न पूरा पाषाण काल युग। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपके मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग। इस युग के अंदर मनुष्य कहते हैं कि दोस्तों कृषि जो है करने लग गया था, और कृषि के साथ साथ पशुपालन की भी अपने इस मध्य पाषाणकालीन जो युग है उसकी अपने जानकारी मिलती है। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस शिलालेख में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता दी का उल्लेख है। किस शिलालेख में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता का उल्लेख है। ऑप्शन ए मानमोरी का शिलालेख, ऑप्शन बी सारणेश्वर प्रशस्ति, ऑप्शन सी बिजोलिया शिलालेख, और ऑप्शन आपके डी जिसका नाम है गोसुंडी शिलालेख। मित्रों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख ये जो है वर्तमान के अंदर जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में, गोसुंडी एक गांव है जहाँ पर ये शिलालेख मिला है अपने को, और ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। दोस्तों कहते हैं कि ये जो शिलालेख है ना, ईसा पूर्व 2री सदी का शिलालेख है, 2री सदी का शिलालेख है। और इस शिलालेख, ये जो शिलालेख है ये हमारे को राजस्थान के अंदर वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन जो है शिलालेख माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन के अंदर जो 9 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके सामने ये है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। निम्न में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। यानी कि आपके सामने आगे 4 कथन दिए गए हैं, और उन चारों कथनों में से कौन सा ऐसा कौन से जो कथन है जो इस चीरवा शिलालेख के बारे में अपने को सही जानकारी देता, मतलब सही चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। नंबर 1, चीरवा शिलालेख यानी कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो बिल्कुल सही बात है, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा, रतन पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी बिल्कुल बात सही है, इसके प्रशस्तिकार रतन पर्व सूरी हैं। और इसके जो शिल्पी है वो है डेलन, तो शिल्पी भी डेलन है। और नंबर 4 जो है वो है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसके अंदर मिलता है, तो ये ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, ये मिलता है बिजोलिया के शिलालेख के अंदर। बिजोलिया शिलालेख में जो है अग्निकुंड से जो है राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो इन ऑप्शनों की तरफ से यानी कि आपका ए ऑप्शन से ए सही है, 2 सही है और 3 सही है, तो 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से आपका ऑप्शन जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे जो ऑप्शन जो है वो इस समय आपका जो है सही माना गया है। नेक्स्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि 10वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वे कौन था। 10वां क्वेश्चन, सॉरी वापस 19वीं शताब्दी का, 10वीं का नहीं 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा था। ये सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा है। अभी मैंने जो बताया था बसंतगढ़ के शिलालेख वो सामंती के बारे में जानकारी देता है,
ये कह रहा है कि सामंती व्यवस्था के बारे में लिखने वाला शिलालेख कौन सा है, सॉरी इतिहासकार कौन सा है। तो सामंती व्यवस्था के बारे में लिखने वाला जो इतिहासकार है वो कौन सा है। ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी एल.पी. टेसिटोरी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन और ऑप्शन डी जॉर्ज थॉमस। सामंती व्यवस्था के बारे में किसने लिखा है, तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने जो है सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा है। मित्रों, कर्नल जेम्स टोड जो मेवाड़ रियासत के अंदर ये ब्रिटिश सरकार का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। और कर्नल जेम्स टोड जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है और ये इनको घोड़े वाले बाबा उपनाम से भी हम इसको जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड की एक दो किताबें जो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब का जो दूसरा नाम है वो है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। किताब जो है इसकी जानी जाए। दूसरी किताब पश्चिमी भारत की यात्रा द वेस्टर्न ट्रेवलर्स ऑफ इंडिया इसकी किताब है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वो क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने है। सवाल ये पूछा है कि अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। यानी ब्रिटिश जब शासन था भारत के अंदर, ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था। तो ऑप्शन ए में आमेर, बी में मारवाड़, सी में राजपूताना और डी के अंदर मेवाड़। इन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही है वो है राजपूताना। राजपूताना मतलब राजपूतों की भूमि। इसका प्राचीन नाम था राजस्थान का मतलब जो है राजस्थान का प्राचीन नाम जो है राजपूताना है। और इसको अंग्रेजों के समय जो है राजपूताना नाम से पुकारते थे। और कहते हैं कि ये जो राजपूताना जो शब्द है ना, इस राजपूताना शब्द का 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम मौखिक रूप से जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, मौखिक रूप से प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो था अपने जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो जिसने राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग किया था। और राजपूताना जो शब्द है इसका जो लिखित रूप में जो प्रयोग हुआ है, लिखित रूप में इसका प्रयोग हुआ है विलियम फ्रैंकलिन। ब्रिटिश लेखक था विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक जो थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज, इसके अंदर जो है राजपूताना शब्द का लिखित रूप के अंदर इसने प्रयोग किया था। ये मौखिक प्रयोग कर रहा है जॉर्ज थॉमस और ये इसको लिखित प्रयोग कर रहा है। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने वो ये है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति। सवाल क्या है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए गरीबदास, ऑप्शन बी दुसाडा, ऑप्शन सी रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन डी केशव दान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ तेलंग भट्ट इसका पूरा नाम है। कहते हैं कि ये जो राज प्रशस्ति है ना मित्रों, ये राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है, राजसमंद झील के किनारे। और ये 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी गई। और ये जो है वो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कोई है तो वो राज प्रशस्ति है। और अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 ये कह रहा है गद्दिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है। सवाल ये पूछा है कि गद्दिया जो सिक्के हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इनमें से जो सिक्के प्रचलित थे वो आपके ऑप्शन ए यानी उदयपुर रियासत के अंदर जो है ये गद्दिया सिक्के प्रचलित थे, गद्दिया सिक्के प्रचलित थे।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन संख्या 14। वे कौन सा शिलालेख है जिसे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वे कौन सा शिलालेख जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? कि भाई विग्रहराज जो चतुर्थ अजमेर का जो शासक था उसने दिल्ली पर अधिकार किया था, तो उसकी जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए बडली शिलालेख, ऑप्शन बी बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन सी नांद शिलालेख और ऑप्शन डी थानवेला शिलालेख। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर राजवंशों को पराजित किया था और इस विग्रहराज के समय चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। चौहान साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर किसी शासक के समय हुआ तो विग्रहराज चतुर्थ के समय। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल था वो चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है। सवाल याद रखें आप, चौहानों का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा है अधोलिखित अभिलेखों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आगे आपको कुछ अभिलेख बताए गए हैं, उन अभिलेखों को आपको उनके कालक्रम के अनुसार सही रूप से व्यवस्थित करना है कि भाई पहले कौन है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक बिजोलिया अभिलेख, नंबर 2 नेमिनाथ अभिलेख, नंबर 3 गोसुंडी अभिलेख और नंबर 4 बुचकला अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख, इसकी जो है डेट में अभी आपको पहले बता चुका हूँ, 1170 ईस्वी का ये अभिलेख है, 1170। नेमिनाथ का ये 1230 ईस्वी का अभिलेख है। इसकी डेट आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो, 1230 का है। गोसुंडी, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभी, ये 2री शताब्दी का अभिलेख है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। और बुचकला अभिलेख, ये जो अभिलेख है वो है आपके 815 ईस्वी का। तो ये जो आपके सामने डेट आ गई, अब आप इसको अब जो है कालक्रम के अनुसार बता सकते हो। तो सबसे पहले 3 नंबर गोसुंडी अभिलेख, उसके बाद नंबर 4 बुचकला अभिलेख, तो 3 ये रहा 3, ये 3 और ये 3। उसके बाद बुचकला अभिलेख यानी 4, तो ये यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। फिर उसके बाद 1, तो 4 और 1, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ मैं ए कर देता हूँ, तो ये 1 ये सी पर। और सबसे लास्ट में नेमिनाथ अभिलेख 1230, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएंगे, मिसप्रिंट हो गई है, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से तो 3, 4, 1 और 2, ये ऑप्शन आपके सही बैठ रहे हैं, ये ऑप्शन आपके सही बैठ रहे हैं। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन संख्या 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी हैं, राजस्थान के कौन से विख्यात इतिहासकार हैं जो एक समाज सुधारक थे? तो नंबर ए जमनालाल बजाज, नंबर 2 बी मानकर्ण शारदा, नंबर सी के वाल्टियर और नंबर डी हरविलास शारदा। सवाल पूछा है कि कौन सा इतिहासकार है जो समाज सुधारक माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ये अजमेर से थे और इन्होंने समाज के अंदर, आपको पता ही होगा, जो वर्तमान में भी एक प्रथा चल रही है, सरकार ने इसके ऊपर रोक भी लगाई है, और वो प्रथा है बाल विवाह। बाल विवाह मतलब एक निश्चित आयु से कम आयु के अंदर लड़के लड़की की शादी करना क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास शारदा ने 1929 के अंदर हरविलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनवाया था, और इसके अंदर जो है बॉयज जो है लड़का,
उसकी तो उम्र इसने बताई थी 18, और गर्ल्स जो है उसकी उम्र बताई थी इन्होंने 14। और ये मतलब जो है कानून बनाया था, और इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत के अंदर इस कानून को लागू किया था। मित्रों आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 ये रहा आपके पास। सवाल पूछा है कि राजपूताने की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था। यानी एक तरफ तो रानी का चेहरा लिखा है, उसी समय विक्टोरिया का जो है विक्टोरिया इम्प्रेस भी लिखा होता है। दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि के अंदर महाराजा खुद का नाम लिखा होता था। ये किस शासक के समय की बात है, किस रियासत के बारे में ये बात कही है? तो जोधपुर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन बीकानेर और डी ऑप्शन उदयपुर। तो ये जो बात की गई है, ये इस बात का या इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बीकानेर। और बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह के समय महाराजा गंगा सिंह ने जो सिक्के जारी किए थे, उस सिक्के के ऊपर एक तरफ तो जो है साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और उसके नीचे विक्टोरिया इम्प्रेस लिखता था, दूसरी तरफ नागरी और उर्दू लिपि में अपना नाम लिखता था। महाराजा गंगा सिंह, इन्हें हम राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ, क्योंकि गंगा सिंह जी पहले मतलब जो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर जो है गंगनेर का निर्माण करवाया और हिमालय के पानी को हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर लेकर आए थे। तो इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग भी लिया था, और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी इन्होंने जो है भाग लिया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने। सवाल ये है 18वां कि बड़वा ग्राम जो कहाँ पर है? ये बड़वा ग्राम है आपके कोटा में। बड़वा ग्राम से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन 5, बी 3, सी 4 और डी 7। कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके बी ऑप्शन 3। बी ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने रहा। सवाल पूछा है ढींगला, बिडरिया और नाथद्वारिया। ढींगला, बिडरिया, नाथद्वारिया क्या है? ऑप्शन ए मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, ऑप्शन बी मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, ऑप्शन सी मेवाड़ में दरी पट्टियों के नाम, ऑप्शन डी मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर है वो ये रहा। मेवाड़ में प्रचलित जो तांबे के सिक्के थे, उन सिक्कों को ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया नाम से जाना जाता था। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या 20 यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। सवाल है शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य की रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान कौन सा है? शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान आपसे पूछा है। और इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी भीनमाल, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी रणकपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है बी फॉर बॉम्बे, भीनमाल। कवि माघ भीनमाल से संबंधित थे, और कवि माघ की जन्म स्थल ये भीनमाल, और कवि माघ ने किताब लिखी अपने कौन सी? शिशुपाल वधम। शिशुपाल आपने सुना होगा, महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण शिशुपाल को 100 गलतियां माफ करके बाद में शिशुपाल का जो सिर है वो धड़ से अलग करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन 21 आपके सामने। 21वां सवाल ये आपके सामने रहा कि निम्न में से
अमृत मंथन का उल्लेख किस शिलालेख में मिला है? सवाल सुने वापस। निम्न में से अमृत मंथन का उल्लेख किस शिलालेख में मिला है? ऑप्शन नंबर ए मानमोरी शिलालेख, ऑप्शन बी चीरवा शिलालेख, ऑप्शन सी हस्तिकुंडी शिलालेख और ऑप्शन डी बिजोलिया शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख ये चित्तौड़ के अंदर शिलालेख था और इस शिलालेख को मतलब कर्नल जेम्स टोड जो है इंग्लैंड लेके जा रहा था। कर्नल जेम्स टोड इसको इंग्लैंड लेके जा रहा था और कर्नल टोड इंग्लैंड लेके जा रहा था तो जहाज के अंदर कहते हैं कि वजन ज़्यादा हो गया था और वजन ज़्यादा होने के कारण इस शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया गया था। याद रखना कौन सा शिलालेख है जो समुद्र में फेंक दिया गया था, वो है मानमोरी का शिलालेख और इसको समुद्र में फेंका गया था। और किसकी जानकारी मिलती है? अमृत मंथन की। याद रखना दोस्तों, अमृत मंथन की जानकारी देने वाला जो शिलालेख है वो है आपका मानमोरी शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन संख्या 22 ये है कि डोला मारूरा दुआ के रचयिता है। डोला मारूरा दुआ के रचयिता है ऑप्शन ए बांकीदास, ऑप्शन बी कवि कलोल, ऑप्शन सी सारंगधर, ऑप्शन डी मनोत नैंसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे। कवि कलोल डोला मारूरा दुआ के रचयिता है और डोला मारू एक प्रेम कहानी है मित्रों। और इस कहानी के अंदर डोला जो है, इस डोला जो बताया गया है ये नरवर कहाँ जगह पड़ती है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है एमपी। यहाँ का राजकुमार था और मारू अपने बीकानेर के पास एक छोटी सी पहले रियासत थी जिसका नाम था पुगल की राजकुमारी थी। इन दोनों की प्रेम कहानी है और इस प्रेम कहानी को रचने वाला कवि जो था वो था कौन? कवि कलोल, डोला मारूरा दुआ। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या 23 ये है कि मध्यकाल के दौरान किन बइयों में सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित जानकारी होती थी? मध्यकाल यानी कि अभी रियासतों के समय मध्यकाल के दौरान बइयों में कभी कौन सी बई है जिसके अंदर सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित अपने को जानकारी होती थी? तो उस बई का नाम क्या था? ऑप्शन ए खरीता बई, ऑप्शन बी कमठाना बई, ऑप्शन सी हकीकत बई, ऑप्शन डी हुकूमत बई। देखो इसके अंदर आप नाम से ही पता चलता है कि सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित। भवनों के निर्माण मकान बनाए, मकान मारो नहीं बोलिया करे, कमठो कराना है। कमठो यानी कमठान, पता चल रहा साफ के कमठाना बई। इस कमठाना बई के अंदर सरकारी भवनों से संबंधित जो है जानकारी मिलती थी। खरीदा बई के अंदर तो राजा एक दूसरे राजा को संदेश देते। हकीकत जो राजा की क्या बात थी वो रोज लिखी जाती है। हुकूमत राजा ने क्या आदेश दिया है उसकी जानकारी मिलती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जोर के प्रमाण मिलते हैं? राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जोर के प्रमाण मिलते हैं? आड़ ताम्रपत्र, खरौंदा ताम्रपत्र, बी ए आड़ ताम्रपत्र, बी खरौंदा ताम्रपत्र, सी पूर्व ताम्रपत्र और डी चेगली ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्र की बात है, ये कर्मावती के जोर का जो प्रमाण किससे मिलता है? वो मिलता है दोस्तों सी फॉर कैट, पूर्व का ताम्रपत्र। पूर्व के ताम्रपत्र से जो है अपने को रानी कर्मावती के जोर का प्रमाण मिलता है और ये भी चित्तौड़ के अंदर ही है, चित्तौड़ में ही है। रानी कर्मावती के बारे में आपने सुना ही होगा। ये जोर जो किया था ये किया था 1534 के अंदर और ये राजस्थान मेवाड़ के अंदर, ये मेवाड़ का दूसरा जो है शाखा था। उस समय रानी कर्मावती के नेतृत्व में राजपूती महिलाओं के नेतृत्व के अंदर जो है ये मतलब जो है जोर किया जाता है। और अगले बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन ये है कि भरमर माता का अभिलेख, भरमर माता का अभिलेख कहाँ स्थित है? भरमर माता का अभिलेख कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो भरमर माता का अभिलेख पूछा है
तो भ्रमर माता का अभिलेख है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। भ्रमर माता अभिलेख के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये जो अभिलेख है वो 547 ईस्वी का अभिलेख है, 547। और इस अभिलेख के अंदर ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती जो है भगवान शंकर के प्रति इसकी अटूट मतलब जो है श्रद्धा थी। भगवान पति के बारे में ज़्यादा ही मतलब यूँ भक्ति करती थी, श्रद्धा थी, और श्रद्धा के होने के कारण ये भगवान शंकर के जो है अर्ध नारी रूप के अंदर जो है स्थापित हुई थी, अर्ध नारीश्वर रूप के अंदर जो है स्थापित होने वाली माँ जो है पार्वती थी। ठीक है दोस्तों, आज की जो ये है हमारी प्रश्नोत्तरी थी, पुरातात्विक स्रोत से समझ में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया। इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को देखना है, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आराम से इस वीडियो को रोक के आराम से सवाल लिख करके और जो मैं बातें कह रहा हूँ वो लिख सकते हो। और बाकी अपन अगली प्रश्नोत्तरी, अगला टॉपिक आएंगे, राजस्थान की चल रही है अभी, तो राजस्थान का अगला टॉपिक लेके आऊँगा। जो मैंने आपको सिलेबस पहले बता दिया यूट्यूब के ऊपर, आपके पास सिलेबस देख लेना और उस हिसाब से जो है आप पढ़ करके ये प्रश्नोत्तरी सॉल्व करते रहना। धन्यवाद दोस्तों।